हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया ही होंगे। मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बढ़िया ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एपीओ का सिलेबस एक नेक्स्ट पढ़ाओ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है जेजे एक्ट। ऑलरेडी हम एससी एसटी कर चुके हैं। आर्म्स एक्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको। एंड आई होप आपने उस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। स्लाइड्स का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ऐसा कुछ स्लाइड्स का व्यू रहने वाला है। इंग्लिश वर्जन रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं इंग्लिश भी यूज़ होगी। सब कुछ पढ़ेंगे बड़े ही आराम से। सारा तो नहीं कवर करेंगे इस वीडियो में। डेफिनेशंस 60 तक डेफिनेशंस है, बताइए। कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस को ही पहले कंप्लीट किया जाए। ठीक है। और मेरा नाम है एडवोकेट राहुल मूलिया। आप वीडियो देख रहे हैं अमीका जिनस यूट्यूब चैनल पे। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। सब्सक्राइब करवाने में मेरा कोई फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आता है, आप इसको देखते हैं। ठीक है। चलिए सेक्शन वन से बात करें। सेक्शन वन से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या कंसेप्ट है। सेक्शन वन बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। मैंने आपके लिए ना एक चीज की है। देखिए, अगर हम बेरेक्ट से पढ़ते हैं तो हमें काफी बार ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन क्या आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैं एआई की मदद लेता हूँ। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन मैं एआई की मदद लेके आपका काम आसान कर देता हूँ। तो इसमें आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि जो एआई से मदद लेता है। एआई से कौन मदद नहीं ले रहा? जो नहीं ले रहा वो पीछे रह जाएगा, ये बात याद रखना। चलिए मैं आपके लिए ना प्रीलिम्स कोल्ड लाइंस बनवा के लाया हूँ। इससे क्या है कि जो भी सेक्शन वन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं वो हम इसके अंदर डील कर लेंगे। हमारे पास कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कोई। ठीक है ना। चलिए, एक्ट का नाम हमें पता होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है। कहते हो जूम कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए, ठीक है इतना। चलिए, एक्ट का नाम क्या है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का एक्ट है। अच्छा, इससे पहले कोई एक्ट था? एक्ट था। अच्छा, आपको पता है कि एक बार क्या हुआ था? 2012 में वो निर्भया वाला कांड हुआ था। उसके बाद इसमें रिफॉर्म्स आए थे बहुत सारे। ठीक है, ये बात याद रखना, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। जेजे एक्ट 2015 में पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। ठीक है। चलिए, एक्ट की कमेंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में होती है। बिल्कुल सही, ये तो सबको पता है कि ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है हर जगह। ठीक है। सेक्शन वन ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। नॉट स्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जहां पे ये लॉ हो गया, किसी इसने कोई लॉ डिफाइन कर दिया, कोई बता दिया कि अगर ऐसा ऑफेंस हुआ तो ये करना है, वैसे करना है। ठीक है। और सेम चीज किसी और में लिख रखी है लेकिन उसमें कुछ और लिख रखा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, हम इस वाले को मानेंगे क्योंकि हमारा ये जो है ये ओवरराइड करता है, ये स्पेशल लॉ है। ठीक है। जेजे एक्ट किसी भी कॉन्ट्ररी लॉ के बावजूद अप्लाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है। एक्ट दो कैटेगरीज के चिल्ड्रन पर अप्लाई होता है। बिल्कुल सही बात है। दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जो ऑफेंस कर रहे हैं, है ना, कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जिनके ऊपर किया जा रहा है। ठीक है। ये एक पर्सन है, ये पर्सन इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है या फिर कोई एक्ट करता है जो पनिशेबल बाय लॉ है, कोई ऑफेंस करता है। लेकिन ये क्या है, ये भी इसके अंदर कवर होगा, इस एक्ट के अंदर। और ये जिसके खिलाफ करेगा, इसके खिलाफ इसने किया तो ये भी कवर होगा इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये वो बच्चे हैं जो विक्टिम हैं बेसिकली। कौन है? विक्टिम है। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, कन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसका लॉ के साथ ही दो दो हाथ हो रहे हैं और लॉ के साथ ही उनका 36 का आंकड़ा है, तो वो लोग कौन है? सीसीएल और ऊपर वाला सीएनसीपी। ठीक है। तो याद रखना, ये टर्म्स बहुत यूज होती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको डिफाइन भी कर रखा है आगे डेफिनेशंस में। सीसीएल जो है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, के एप्रीहेंशन पर जेजे एक्ट अप्लाई होता है। बिल्कुल। सीसीएल की डिटेंशन पर जेजे एक्ट अप्लाई होता है। बिल्कुल। उसके प्रोसिक्यूशन पे अप्लाई होता है। बिल्कुल। उसकी पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड पर भी अप्लाई होता है। उसके रिहेबिलिटेशन पर और सोशल री इंटीग्रेशन पर भी अप्लाई होता है। इतना याद करनी, कुछ याद नहीं रखना इसमें, कुछ भी नहीं रखना। बस ये याद रखना कि भाई हमने इसको एक बार पढ़ा है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप पूरा एक्ट पढ़ोगे, 26 सेक्शन तक हमारे सिलेबस में है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यार इतना मुश्किल नहीं है और बहुत ईजी है और बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जब भी देखिए ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर ट्रायल वर्ड यूज करना भी काइंड ऑफ एक ऐसा लगता है जैसे थप्पड़ मार दिया किसी ने किसी बच्चे को। क्योंकि बच्चों से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है।
तो इसके अंदर हम एक्यूज भी नहीं बोल सकते बच्चे को, तो हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे बच्चे का, उसको अगर डिटेन करके कहीं रख रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा। अगर उसको डिटेंशन में है, एप्रीहेंशन में है, उसका कल को प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको कोई पेनल्टी दी जा रही है, कोई इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, इम्प्रिजनमेंट किस टाइप की, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जा रहा है उसको, जब वो अपनी सजा वगैरह कंप्लीट कर लेता है, जब वो मेजर हो जाता है, तो उसको सोशल रीइंटीग्रेशन, समाज में फिर से डाला जाता है। उसकी उसको समाज में वापस डालने के लिए भी सरकारें हैं, जो लॉज हैं हमारे, वो काम कर रही हैं कि इसको कैसे सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर से मतलब सोसाइटी में फिर से मिक्सअप किया जाए, इसको कैसे रोजगार दिया जाए। तो सब चीजों के ऊपर हमारा एक्ट काम करता है, ठीक है। सीएनसीपी के रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड मैटर जेजे एक्ट पर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। सीएनसीपी के जो अडॉप्शन है, उनको अडॉप्शन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिनको अबेंडन कर दिया गया है, जिनके माँ बाप ने उनको त्याग दिया है, तो उन बच्चों का क्या करेगी सरकार? अगर कोई गोद लेने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उसको गोद देगी। सीएनसीपी के री इंटीग्रेशन और रिस्टोरेशन से रिलेटेड मैटर्स पर भी जेजे एक्ट लगता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, नाम क्या है? नाम है सिद्धू। जेजे एक्ट एक्सटेंट कहाँ है? पूरे होल ऑफ इंडिया पे। कमेंसमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट बताती है। ओवरराइड इफेक्ट है? बिल्कुल है। कोई और लॉ इसी संदर्भ में बात करता है, जहां पे मान लो कि एक एक लॉ ने कहा कि एनी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर इज पनिशेबल विद ऐसे फलाना फलाना फलाना, विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, विद डेथ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब लेकिन वही एक 12 साल के बच्चे ने या 13 साल के बच्चे ने ऑफेंस कर दिया मर्डर का, तो क्या वो बीएनएस लगेगा उसके ऊपर? नहीं लगेगा। उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा। उसका काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स कह सकता हूँ मैं, ट्रायल भी नहीं कह सकता। सारा जो है वो जेजे बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। चलिए, सीसीएल प्लस सीएनसीपी इसके अंदर दोनों कवर्ड हैं, ठीक है। सीसीएल एप्रीहेंशन टू रिहेबिलिटेशन तक सारा कवर होता है। सीएनसीपी का भी रिहेबिलिटेशन से लेके रिस्टोरेशन तक सब कुछ इसके अंदर कवर होता है, ठीक है जी। देखो, पुलिस वाले ने इसको पकड़ रखा है, मतलब इसने कुछ गड़बड़ की होगी पक्का, है ना? की होगी गड़बड़। तो सीसीएल क्या है? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉस। और सीएनसीपी कौन है? जो इसके साथ कुछ गड़बड़ करेगा, जो बच्चे के साथ बच्चा ही गड़बड़ कर रहा है, मतलब ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। अरे कहाँ जाओ भाई, हाँ ये देखिए। आई थिंक इसको मुझे इस साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस साइड तो मैं खुद बैठा हूँ आके, है ना। चलिए, जेजे एक्ट सिर्फ सीसीएल पर अप्लाई होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन देने लग जाए तो ये सीसीएल प्लस सीएनसीपी दोनों पर अप्लाई होता है, बिल्कुल सही। एक्ट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कमेंस होता है, गलत। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से होता है, वो भी ऑफिशियल गैजेट में। जेजे एक्ट सिर्फ रिहेबिलिटेशन तक लिमिटेड है, नहीं। ये एप्रीहेंशन को भी कवर करता है, रिहेबिलिटेशन को भी करता है, री इंटीग्रेशन को भी कवर करता है। अडॉप्शन जेजे एक्ट के अंदर स्कोप में नहीं आता, ऐसा नहीं है, अडॉप्शन इसके अंदर आता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जो इंटर स्टेट, इंटरनेशनल कह सकते हैं, इंटर कंट्री अडॉप्शन के ऊपर लगता है, उसका आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। चलिए, अबेंडेंट चाइल्ड की हम बात करते हैं। ये हमें कहाँ बता रखा है? ये बता रखा है हमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, ठीक है। चल भाई, क्या हो गया? आजा। डिपेंडेंट चाइल्ड वो चाइल्ड है जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने, या अडॉप्टिव पेरेंट्स ने, या फिर गार्जियन ने। तो ध्यान रखना कि कौन कौन है। एक तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, प्लस अडॉप्टिव पेरेंट्स, प्लस उसके गार्जियन ने। इन तीनों में से किसी ने भी उसको क्या किया है? त्याग दिया, उसको डिजर्ट कर दिया है। और सिर्फ पेरेंट्स के छोड़ जाने से वो अबेंडन नहीं होता। सीडब्ल्यूसी जो होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो किसी बच्चे को घोषित करती है कि ये बच्चा अबेंडेंट चाइल्ड है, ठीक है। ड्यू इंक्वायरी जो है डिक्लेरेशन के लिए मैंडेटरी है। कोई भी किसी को अबेंडेंट चाइल्ड बिना किसी इंक्वायरी के डिक्लेयर नहीं कर सकता। बेसिकली सीडब्ल्यूसी नहीं कर सकती। डिक्लेरेशन का पावर सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ही है। तो ये भी नहीं है कि कोई और कर देगा, सिर्फ सीडब्ल्यूसी। ये बच्चा है,
इसके माँ बाप इसको छोड़ गए हैं, इसके गार्जियन इसको छोड़ गए हैं, इसके अडॉप्टिव पेरेंट्स इसको छोड़ गए हैं। अब इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है सीडब्ल्यूसी, फिर इसको घोषित कर देगी ये बच्चा अबेंडेंट है। अब इसके अडॉप्शन से रिलेटेड भी प्रोविजन हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर दे रखे हैं। ठीक है। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या है? अबेंडेंट चाइल्ड डिक्लेयर कौन करता है? सीडब्ल्यूसी, बिल्कुल। डिक्लेरेशन से पहले क्या मैंडेटरी है? ड्यू इंक्वायरी। चाइल्ड को कौन अबेंडन कर सकता है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियन। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बता दिया था, यही चीजें रिपीटेड हो रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चलिए, सेक्शन 2 क्लॉज 2 अडॉप्शन की बात करता है। अडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस होता है। लीगल प्रोसेस होता है, जंगली प्रोसेस थोड़ी होता है। अडॉप्शन क्या होता है? उसके अंदर बच्चे को हम एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स को दे देते हैं, ऐसे ही होता होगा। क्या होता है, बिना पेरेंट्स के बच्चे को भी दूसरे पेरेंट्स को दे दिया जाए? अ चाइल्ड परमानेंटली बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो हमेशा के लिए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ सारे नाते तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन कुछ उसकी चलती हैं, जैसे कि जिस रिलेशन में वो बायोलॉजिकल जब पेरेंट्स थे, उस रिलेशन में रहते हुए उनका बेटा या बेटी बनते हुए वो जिससे शादी नहीं कर सकता था, उससे वो शादी बाद में भी नहीं कर सकेगा। ये हमारा हिंदू लोगों का कंसेप्ट आता है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, अडॉप्टेड चाइल्ड अडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुल चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अडॉप्टिव पेरेंट्स कहलाते हैं। तो अडॉप्टिव पेरेंट्स का वो बच्चा कैसा बच्चा है? क्या वो इलेजिटिमेट बच्चा है, लेजिटिमेट बच्चा? वो लेजिटिमेट बच्चा माना जाता है, लॉफुल चाइल्ड होता है। ठीक है, उसका पूरा राइट होता है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पे, माँ बाप की प्रॉपर्टीज पे। अडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल चाइल्ड के बराबर राइट, प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया है और उसके हिस्से में 10 किले आ रहे हैं और 5 लाख का लोन भी सिर पर है, तो उसको लोन में भी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और जमीन में भी। ठीक है। अडॉप्शन के बाद लीगल रिलेशनशिप बायोलॉजिकल पेरेंट से परमानेंटली एंड हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। चलिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लॉफुल चाइल्ड विद ऑल राइट्स, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्टिव पेरेंट्स को सौंप दिया गया, सारा इसका काम खत्म। ठीक है। अडॉप्शन के बाद चाइल्ड किसका लॉफुल चाइल्ड बनता है? ऑब्वियस सी बात है, अडॉप्शन में दे ही दिया, फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स का बनेगा। अडॉप्शन के बाद राइट किसके इक्वल होते हैं? बायोलॉजिकल चाइल्ड के इक्वल होते हैं। अडॉप्शन सेपरेशन किससे होती है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स से होती है। ठीक है। ओके। चलिए, सेक्शन 2 क्लॉज 3 बात करता है। चलिए देखते क्या, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ जी, अडॉप्शन रेगुलेशंस इसके अंदर लिख रखा है। अडॉप्शन रेगुलेशंस अथॉरिटी द्वारा फ्रेम की जाती हैं। अथॉरिटी कौन सी है? अडॉप्शन रेगुलेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ये रेगुलेशंस अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोसीजर्स को गवर्न करती हैं। ठीक है। फ्रेम बाय अथॉरिटी, नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और फेवरेट क्वेश्चन है ये किसका? एग्जामिनर का, प्रीलिम्स के लिए। तो ये आपसे पूछेंगे कि जो अडॉप्शन की जो रेगुलेशंस हैं वो फ्रेम कौन करता है? अथॉरिटी करती है। रेगुलेशंस को कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। बस बात खत्म, इतना ही करना है आपने। अथॉरिटी क्या है? कारा हम बोलते हैं इसको। ठीक है, कारा शॉर्ट फॉर्म होती है। चलिए, अडॉप्शन रेगुलेशन कौन करता है? कारा। और अडॉप्शन रेगुलेशंस को नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किस सब्जेक्ट्स पे से रिलेटेड है? अडॉप्शन प्रोसेस एंड उसकी प्रोसीजर से। ठीक है। चलिए, सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं जो जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। अगर हमें यही नहीं आती तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जेजे एक्ट अच्छे तरीके से हमारा कवर हो गया, फिर हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारा कवर हो गया। फिर तुम समझेंगे कि ये बिल्कुल रद्दी माल हो गया। ठीक है। चलिए, बात करते हैं आफ्टर केयर की। आफ्टर केयर क्या होता है? अरे भाई कहाँ जा रहा है? चलिए, सेक्शन 2 क्लॉज 5 आफ्टर केयर की बात करता है। आफ्टर केयर का मतलब है 18 से 21 साल के पर्सन के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। आफ्टर केयर सिर्फ उन पर्सन्स को मिलता है जो इंस्टीट्यूशनल केयर को छोड़ चुके होते हैं। ठीक है। आफ्टर केयर में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरफ का सपोर्ट दिया जाता है। आफ्टर केयर का ऑब्जेक्टिव है पर्सन को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में री इंटीग्रेट करना। जब हम सेक्शन 1 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था सोशल री इंटीग्रेशन।
जब मैं आपको कह रहा था कि भाई बच्चे को उसके रोजगार तक दिलवाने का काम ये एक्ट करता है। तो आफ्टर केयर यही है कि 18 से 21 साल के पर्सन को जब उसने इंस्टीट्यूशनल केयर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं बेसिकली, उनको छोड़ दिया। ठीक है, वो सफिशिएंट उसके पास नॉलेज है, वो मैच्योर हो चुका है, उसको जाना है। तो अब उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरफ के सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ हम उसको चाहते हैं कि भाई ये बच्चा बच्चा बन के रहे, ये समाज में एक अच्छा नागरिक बन के रहे, इसलिए हम उसको सोसाइटी में वापस इंडल्ज करवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ बिठा दिया उनको और चलो भाई तुम भी सीखो भी गोलियां कैसे चलती हैं और लॉरेंस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओ या किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा जाता है इन चीजों का। ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, AFAA, याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको सबकी याद करनी है डेफिनेशंस, ठीक है। एक बार ना हम देखो, अभी आपको लगता होगा कि भाई ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने मॉड्यूल को डिजाइन कर रखा है। एक बार हम तीन चार एक्ट हमारे कवर कर लें, मेजर मेजर से जो जो इंपॉर्टेंट है। फिर ये राजस्थान एक्ट, जैसे एक्साइज वाला भी हम करेंगे। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, फिर चीटिंग वाला कर लेंगे। ठीक है, तो वो छोटे छोटे से एक्ट हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये जो नाइल जस्टिस वाला है ना, ये करते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, MCQ करेंगे, आर्म्स एक्ट के भी करने हैं, SC ST के भी करने हैं, MCQ करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम डेफिनेशंस, सेक्शंस नंबर के तो रट्टे मारने ही पड़ेंगे हमें, डेफिनेशंस के भी हम ट्रिक बनाएंगे, क्लास में भी बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या बात हो रही है एक बार, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जुवेनाइल जस्टिस पढ़ा ही नहीं है, आर्म्स एक्ट पढ़ा ही नहीं है, SC ST का भी पढ़ा नहीं, क्योंकि दूसरी स्टेट में आता नहीं। हरियाणा पंजाब के बच्चे टारगेट अगर कर रहे हैं स्टेट स्टेट को, तो इसको ये ध्यान रखना है कि हमें इनके ऊपर बहुत फोकस करना है। बहुत बच्चे इनको सिर्फ इनकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट और एनेक्टमेंट पढ़ के चले जाते हैं कि चला आ जाएगा क्वेश्चन। अब वो जमाने गए भाई। ठीक है, वो जमाने गए। उसके लिए आपको बहुत पहले पैदा होना था, लगभग 1990 1991 में पैदा होना चाहिए था आपको। और तब तक तो आप, और अच्छे अगर आप साउंड माइंड से तैयारी कर रहे हैं तो आप लग गए होते डेफिनेटली, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब वो जमाने गए, अब तो वो जमाने आ गए, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट, ओनली थ्री पेयर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। AFAA एक फॉरेन सोशल चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी होती है। AFAA को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा ऑथराइज करती है। ऑथराइजेशन अपने कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पर होती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना कि किसके अंदर है। AFAA NRI, ओवरसीज सिटीजन्स, PIO और फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के अडॉप्शन एप्लीकेशंस को स्पॉन्सर करता है। ठीक है, इंडिया से चाइल्ड अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन स्पॉन्सर की जाती हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो जहाँ पे फॉरेन की बात आ जाए तो वहाँ पे आपको AFAA का ध्यान रखना है, बस इतनी बात याद रखनी। ठीक है, चलिए। 27 कहता है अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। अभी थोड़ी देर पहले हमने, दो तीन स्लाइड पहले हमने क्या पढ़ा था, अथॉरिटी पढ़ा था ना। कहाँ है, ये रहा अडॉप्शन वाला, इसके अंदर था अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के अंदर कौन सी, ये रहा। मैं आ गया हूँ, मुझे पता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे देख लो। अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा हम बोलते हैं जिसको। कारा का कॉन्स्टिट्यूशन 68 JJ एक्ट 2015 के अंदर है। ठीक है, इसको हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस सिर्फ 26 तक है, जब मेंस पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। आते हैं बैगिंग के ऊपर। बैगिंग क्या है, पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्रेमिसेस में भीख मांगना या उनको रिसीव करना बैगिंग है। मांगना या रिसीव करना दोनों बैगिंग है। किसी भी प्रिटेक्स्ट, बहाने से भीख मांगना भी बेगिंग ही है। जैसे आप, कई लोग होते हैं जो, उनके चोट लगी होती है कुछ, है ना, वो बिना पट्टी के आते हैं, जान बुझ के आते हैं कि मतलब कुछ उनको मदद मिले फाइनेंशियली, तो वो भीख के अंदर आती है, बेगिंग के अंदर आती है। अपनी किसी और की इंजरी, अपनी या किसी और की, कई और बच्चों को रहते हैं, बच्चे की चोट लग रही होती है ना। फिर आप, ये मैं, ये कोई भी एक जो साउंड माइंड का पर्सन है, वो सोचता है कि यार परमात्मा ने हमें ठीक ठाक दाने दे रखे हैं खाने के लिए, वही दो पैसे, अगर 10 रुपए 5 रुपए अगर हम उनको दे भी देंगे तो कोई फांसी नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो हालांकि हम उनके गुड फेथ में ये एक एक्ट करते हैं, लेकिन मे बी उसके पीछे कोई रैकेट चलता हो, है ना। तो ये बैगिंग के अंदर ही आता है।
अपनी या किसी और की इंजरी, वाउंड, डिफॉर्मिटी या डिजीज दिखाकर भीख मांगना बेगिंग होता है। एनिमल्स की इंजरी या डिजीज दिखाकर आर्म्स मांगना भी बेगिंग होता है। बेगिंग की डेफिनेशन में सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स दोनों होता है। ठीक है, ओके। पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्रेमिसेस, एक्सपोजिंग इंजरी, एनिमल इंजरी, डिजीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 29 की। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि सारा एक्ट ही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड पे घूमता है। तो हमें ये याद रखना है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड होता क्या है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का हर डिसीजन का गाइडिंग प्रिंसिपल है। देखिए मैंने आपको बताया, डिसीजन का फोकस क्या है, चाइल्ड के बेसिक राइट्स एंड नीड्स को इंश्योर करना। डेफिनेटली यही पर्पस होता है। कोर्ट्स क्या करते हैं फैमिली लॉ में, जब देखते हैं, जब डाइवोर्स करते हैं तो क्या करते हैं, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि बाप कितना कमा रहा है या माँ कितने कमा रही है, वो ये देख रहे हैं कि वो बच्चा किसी के साथ खुश रह सकता है, कौन इसकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, कौन बेहतर इसको टाइम दे सकता है, कौन इसको इमोशनली और फाइनेंशियली और हर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। जो कर सकता है उसको कस्टडी मिल जाती है। आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग और फिजिकल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसका इंटरेस्ट होता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। जेजे एक्ट में चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड हर डिसीजन बेस्ट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। चलिए चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको डेफिनेशन सारे आज करवा दूं। ठीक है, चलिए 210 बात करता है बोर्ड की। बोर्ड क्या, बिजली बोर्ड? नहीं, जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। बोर्ड का मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जहां पे बोर्ड लिखा है समझ जाना कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात हो रही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? आपने सुना है कि, अब मैंने आपको बताया कि देखिए निर्भया जो कांड हुआ था 2012 में, रेप केस हुआ था बेसिकली, उसके अंदर एक माइनर था, उसने हीनियस क्राइम किया। हीनियस क्राइम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है। उसने हीनियस क्राइम किया, उसने मेजर रोल प्ले किया था उस रेप कांड में, गैंग रेप में। लेकिन क्योंकि वो माइनर था, और हमारे पास लॉज कहते हैं कि माइनर जो है 18 साल से नीचे का जो लड़का है, मतलब लड़का या लड़की, चाइल्ड जो है बेसिकली, दोबारा में हम पढ़ेंगे भी, इनको हम जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट करेंगे, इनको हम एज अडल्ट ट्रीट नहीं कर सकते। ये 2012 की बात है। 2015 में ये क्यों आया, अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है, ये सब कुछ चेंज किया गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो ये चीजें इसके अंदर बताई गई। अब उसका जो ट्रायल चलाया होगा, बेसिकली प्रोसीडिंग्स जो उसकी आगे चलाई होंगी, होंगी क्या चलाई हैं, वो किसने चलाई हैं? वो क्या सेशन कोर्ट ने चलाई हैं? नहीं, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चलाई हैं। ठीक है, तो ये जुवेनाइल जस्टिस वो काम करता है जो एक ऑर्डिनरी अडल्ट के केस में एक कोर्ट काम करता है। समझ गए? चलिए, सेक्शन 4 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे हटाया जाएगा, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, जेजे एक्ट में बोर्ड का रेफरेंस हमेशा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि जहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपको जहां पे आपको बोर्ड लिखा दिख जाए, समझ जाना जेजेबी की बात हो रही है। जेजेबी, ओके, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सेक्शन 2 क्लॉज 11 सेंट्रल अथॉरिटी की बात करता है। सेंट्रल अथॉरिटी हेग कन्वेंशन 1993 से रिलेटेड टर्म है। सेंट्रल अथॉरिटी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है। सेंट्रल अथॉरिटी इंटर कंट्री अडॉप्शन से मैटर से रिलेटेड जो होते हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड उनसे डील करता है। हेग कन्वेंशन का फुल नेम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अब आपसे ये क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा। देखो पूछने को तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि चाइल्ड कहाँ डिफाइंड है ना, लेकिन क्या हम इस चीज से, इस एंगल से प्रिपेयर करें कि हमें यही पता करना चाहिए कि चाइल्ड कहाँ डिफाइंड है? अरे हम वो भी चीजें, वो तो हमें याद हो ही जाएंगी कि चाइल्ड कहाँ पे डिफाइंड है। हम तो उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि जहां पर थोड़ा सा टेक्निकल लगा के दिमाग, एग्जामिनर एआई से बनवा ले पेपर, कहेगा कि भाई जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक वो सेट अपलोड कर देगा कि इन क्वेश्चनों से अलग कुछ बनाओ। अलग तो भाई यही बनेगा, भाई हेग कन्वेंशन का पूरा नाम क्या था? किसी को नहीं पता होगा वहां पे। सब सोचेंगे पता नहीं क्या था, हेग कन्वेंशन थी तो 1993 की, सारे ऑप्शन में 1993 होगा, कर लो क्या करोगे। तो ये चीजें हैं जहां पे अपना दिमाग एक एजुकेटर पढ़ाते समय लगा सकता है बच्चों को, उसको वेलफेयर के लिए। वहां पे हमने अभी क्या पढ़ा था, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। मैं भी कहता हूँ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, पढ़ो ऐसे। ठीक है,
चलिए चाइल्ड की बात करते हैं, 2 12 के अंदर चाइल्ड दे रखा है। चाइल्ड वो पर्सन है जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, नहीं की है अभी। जुवेनाइल भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सेम है। 18 साल की उम्र उसने भी नहीं कंप्लीट कर रखी। 18 साल कंप्लीट होते ही जेजे एक्ट के लिए चाइल्ड का मतलब खत्म हो जाता है, वो चाइल्ड से बन जाता है चाइल्डा, मतलब आदमी बन जाता है, मेजर। तो 18 साल से कम वाले ही बनेंगे चाइल्ड, ठीक है। ओके, डन है इतनी बात। चलिए 2 13 की बात कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा था CCL और CNCP, है ना। तो अब बात आ रही है हमारी 2 13 के अंदर चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ CCL की। तो चाइल्ड वो चाइल्ड है जिस पर ऑफेंस कमिट करने का एलिगेशन है, या फिर वो प्रूव हो चुका है कि भाई इस बच्चे ने ही ऑफेंस किया है, या तो उसके ऊपर आरोप है कि आपने ऐसा किया था बच्चे, या फिर वो प्रूव हो चुका है कि बच्चे तूने ही ऐसा किया है। वो क्या है? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, मैंने आपको बता भी दिया। एज कितनी है? 18 साल से कम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एज डिटर्मिनेशन के लिए डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस डिसिसिव होता है। बेसिकली भले ही आज ट्रायल चलते चलते वो लड़का 25 साल का हो गया, या वो बच्चा, लड़के को ही क्यों फंसाऊं, लड़की भी तो हो सकती है, वो बच्चा, वो चाइल्ड आज 25 साल का हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं। जिस दिन उसने ऑफेंस किया था, क्या वो उस दिन 18 साल से कम का था? डेफिनेटली, अगर कम का था तो उसको जेजे बोर्ड ही ट्राई करेगा, ठीक है। ट्रायल के दौरान 18 साल कंप्लीट हो जाने से सीसीएल का स्टेटस खत्म नहीं होता। समझ गए? मैंने बता दिया आपको। एलेस्ड और फ्रॉड फाउंड, सॉरी, एलेस्ड और फाउंड दोनों चाइल्ड 2 13 के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। चलिए, बोर्ड कहाँ पे है? सेक्शन 4 में। और बोर्ड क्या होता है? बिजली बोर्ड नहीं, जेजे बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? हेग कन्वेंशन। उसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। चाइल्ड कौन है? जो 18 साल से नीचे का बच्चा है। सीसीएल क्या है? जो एलिज्ड है, फाउंड है, 18 साल से नीचे का है, ऑफेंस करता है या कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए एग्जाम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोर्ड क्या है? चिल्ड्रन कोर्ट नहीं, जेजे बोर्ड। चाइल्ड क्या है? 16 साल से नीचे वाला नहीं, 18 साल से नीचे वाला। सीसीएल की एज ट्रायल की डेट से डिटरमिन होती है? नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सिर्फ कन्विक्टेड चाइल्ड ही सीसीएल होते हैं? नहीं, फाउंड भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके जी, डन है इतनी बात। चलिए, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 214 में बात की गई है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की डेफिनेशन सेक्शन 214 में दी गई है। मतलब घर, शेल्टर या लाइवलीहुड के बिना कोई बच्चा मिला है, तो सीएनसीपी कहती है कि ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। लेबर लॉ या जीजे एक्ट के वॉयलेशन में कोई बच्चा मिलता है काम करता हुआ, तो वो क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। कोई बच्चा हमें सिग्नल पे अपनी चोट दिखाते हुए अपने गोदी में किसी छोटे से बच्चे को लेके भीख मांगता हुआ मिलता है सड़कों पर, और वो वहीं रहता है, वहीं खाता पीता है, तो वो क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। एब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, नेग्लेक्ट या वॉयलेंस का विक्टिम जो होता है वो कौन होता है? वो सीएनसीपी ही होता है। अगर किसी ऑफेंस किसी ने किया और वो बच्चे के ऊपर किया, उसको अब्यूज किया, बच्चे को उसको एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया या किसी भी तरीके से, या उसके ऊपर कोई वॉयलेंस किया और वो बच्चा विक्टिम है, तो वो क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उस बच्चे को नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन की। तो जिस भी बच्चे को आपको लगता है ना कि इस बच्चे को बेचारे को यार इसका ध्यान रखने की जरूरत है, वो सीएनसीपी बन जाएगा ऑटोमेटिक, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जिस गार्जियन ने चाइल्ड को हार्म किया हो या हार्म करने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, सीएनसीपी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा मेंटली इल है, ठीक है, क्या है? मेंटली इल है बच्चा, मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है, ओके, और किसी डिजीज से सफर कर रहा है और उसको कोई सपोर्ट ना हो। सबसे बड़ी बात ये देखो, बच्चे बीमार तो सबके होते हैं, सबके हो सकते हैं, मेंटली फिजिकल चैलेंज तो बहुत लोगों के बच्चे हैं। वो क्या सीएनसीपी है? सब नहीं। जब उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, जब उसके पास कोई ऐसा ना हो जो उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। जिसके पेरेंट्स गार्जियन अनफिट हैं या इनकेपेसिटेटेड हैं, ठीक है, तो उसको भी हम सीएनसीपी कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है जी। ऑर्फन है या सरेंडर्ड चाइल्ड है? देखो, ऑर्फन है, अनाथ है, किसी ने उसको त्याग दिया, या सरेंडर्ड चाइल्ड है,
उसको वहीं पे छोड़ गए, खुद छोड़ के चले गए कि भई हम नहीं कर सकते इसका पालन-पोषण, तो वो आता है। मिसिंग है या घर से भागा हुआ रनअवे चाइल्ड है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। किसी ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया, टॉर्चर किया, इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है? या उसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस बच्चे को ऐसे छोड़ा तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है? तो सीएनसीपी के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ चला गया तू? ये रहा। हुँ। ड्रग अब्यूज़ या ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया गया बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कोई भी इसमें से ऐसा लगा देख के कि ये बच्चा सीएनसीपी नहीं होना चाहिए? अरे भाई सबको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? अनकंसाइनेबल गेन्स हैं, इलीगल प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया गया किसी बच्चे को, सीएनसीपी है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे लड़ाई लड़ी हुई थी किसी देश की, उसको बच्चे को पकड़ लिया, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। सिविल अनरेस्ट है, नेचुरल कैलेमिटी से बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, सीएनसीपी है। चाइल्ड मैरिज का इमिनेंट रिस्क है, ठीक है? उसमें कोई बच्चा मिलता है, वो सीएनसीपी के अंडर इंक्लूड होता है, ठीक है? जैसे बच्चों को कवर करते हैं कई बार, ठीक है? चलिए, पढ़ते हैं एक बार क्या-क्या रखा है इन्होंने। चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन 214 में दे रखी है। सीएनसीपी डिक्लेयर करने में बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जहां स्पेसिफिकली इसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और बोर्ड, ये दोनों डिटरमाइन करते हैं बेसिकली कि क्या ये सीएनसीपी है या नहीं है। ओके, तो सीएनसीपी सिर्फ ऑर्फन चाइल्ड नहीं होता, याद रखना कि भाई सिर्फ जो मतलब अनाथ बच्चा है वो नहीं, जो भीख मांग रहा है वो भी, जो चाइल्ड लेबर कर रहा है वो भी, मिसिंग रन अवे चाइल्ड, एब्यूज चाइल्ड, ड्रग एब्यूज विक्टिम, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विक्टिम, चाइल्ड मैरिज रिस्क, नेचुरल कैलामिटी और अफेक्टेड चाइल्ड सीएनसीपी के अंडर आते हैं, सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है? हाँ जी। यार मुझे ना पानी पीना है, मेरा गला बैठ कर, मैं पानी लेके नहीं बैठा मैं। अगर आप 2 मिनट का मुझे टाइम दे तो मैं पानी मंगवा लेता हूँ या ले आता हूँ, है ना? हाँ जी दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने वेट किया। चलिए, इजी इजी सी हैं, कोई ज़्यादा भड़क वाली बात नहीं है, देखिए पढ़ते हैं। 215 क्या बात करता है? 15 बात करता है चाइल्ड फ्रेंडली। तो चाइल्ड फ्रेंडली का क्या मतलब है? अगर आपको ना भी पता होता कि चाइल्ड फ्रेंडली लिख रखा है, तो क्या आपको नहीं पता चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है? एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड बच्चे के प्रति, एनवायरनमेंट इस प्रकार का, ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमेन, कंसिडरेट एंड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। पुलिस वालों को जब भी बोलते हैं ना, जुवेनाइल जस्टिस के अंदर जब भी हम कहीं पे कैंप्स भी लगाते हैं, अवेयर करते हैं बेसिकली, मीटिंग्स भी होती हैं वहां पे भी जाते हैं, तो हम ये अवेयर करते हैं कि देखो, हम ये एज्यूम नहीं करते कि पुलिस को लॉ आता होगा, ठीक है?
क्योंकि पुलिस का एग्जीक्यूटिव का लॉ पर्पस है लॉ को एग्जीक्यूट करना, हालांकि उनको आना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स भी होती हैं, बट स्टिल ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी होते हैं उनको, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ें समझ पाते हैं। लेकिन जो पर्सन जुवेनाइल जस्टिस से डील कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ कैसी बात करनी है। यूनिफॉर्म पहन के बात नहीं करनी होती बच्चों से, ठीक है? बच्चों से बहुत ही तरीके से बात करनी होती है, रूड बिहेवियर उनके सामने शो नहीं करना होता। दृश्यम मूवी में जो सीन दिखा रखा है बच्चे का, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ठीक है? चलिए, चाइल्ड लीगली फ्री फ्रॉम फॉर अडॉप्शन मीन्स अ चाइल्ड डिक्लेयर एज सच बाय द कमेटी आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 38। 38 के अंदर जब जो हमारी कमेटी है, कमेटी इंक्वायरी करने के बाद किसी बच्चे को डिक्लेयर कर देती है कि हाँ, इसको आप अडॉप्शन में ले सकते हो, ठीक है? तो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। ये 216 में दे रखा है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होता है 17 के अंदर? याद रखना कि सेक्टर 17 में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रहता है, उसका घर है वहाँ पे। मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जो वहाँ से अटैच है, फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन गिवन बाय कमिटी और एज द केस में बी द बोर्ड विथ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द प्रिस्क्राइब। सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलिए, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, अब देखो वो क्या था, वेलफेयर ऑफिसर, ये पुलिस वर्ड ऐड हो गया, ठीक है? मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 107, ठीक है? याद रखना है, 38 हो गया, 107 हो गया। चिल्ड्रन होम क्या है? मीन्स अ चिल्ड्रंस होम एस्टेब्लिश और मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। चिल्ड्रन होम हर डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन किए जाते हैं और एस्टेब्लिश किए जाते हैं, याद रखना। और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू अ वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, या तो खुद कर सकते हैं या फिर किसी एनजीओ के साथ मिलकर करवा सकते हैं। एंड इज रजिस्टर्ड एज सच द पर्पस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 50। जैसे 50 के अंदर जो पर्पस डिफाइन कर रखा है उसके हिसाब से वो रजिस्टर्ड भी है, ठीक है? चलिए, 20 बात करता है हमारे पास चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट क्या है? मीन्स अ कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट एक्ट 2005। 2005 के एक्ट हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। उसके अंदर जो हमने कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है, या फिर जो स्पेशल कोर्ट है पॉक्सो के अंदर, वेयर एवर एग्जिस्टिंग एंड वेयर सच कोर्ट हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड, और जहां पर ये कोर्ट नहीं है, कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो वहां पर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है? चिल्ड्रंस कोर्ट होता है, ठीक है? तो बेसिकली इसने क्या कहा? इसने कहा कि चिल्ड्रन कोर्ट हम उसको कहते हैं जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 के अंदर बनाए गए हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है? एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरे कहते हैं कि चलो वो नहीं है, और क्या है? स्पेशल कोर्ट जो हम पॉक्सो के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? और हो गया। तीसरा कहता है कि अगर ये भी डेजिग्नेटेड नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को हम कह देते हैं कि यही हमारे चिल्ड्रन कोर्ट हैं, ठीक है? चलिए, 21 बात करता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की। मींस चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी एंड फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज अंडर दिस एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन हु आर नीड इन द सर्विस। चिल्ड्रन होम हो गए, ओपन शेल्टर हो गए, ठीक है? ऑब्जर्वेशन होम होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। कमेटी जहाँ पे यूज किया गया वर्ड, जैसे बोर्ड यूज किया गया तो वो जे बोर्ड था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जहाँ पे कमेटी वर्ड यूज किया गया है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर सेक्शन 27, ठीक है? कोर्ट का मतलब है सिविल कोर्ट, ठीक है? जिसके पास अडॉप्शन की, गार्जियनशिप की, ये सारी पावर्स हैं डील करने की। और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को और सिटी सिविल कोर्ट्स को, ठीक है? तो याद रखना है कि किस किसको किया जाता है। सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट। तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काइंड ऑफ कोर्ट, ठीक है? अंडर जीजे एक्ट, ठीक है जी? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट भाग के। अबेंडेंट चाइल्ड कौन है? जिसको डिक्लेयर किया गया है। चलिए, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन कौन सा है? जिसको डिक्लेयर करता है। अब डिक्लेयर कौन करता है इसको? कमेटी करती है ड्यू इंक्वायरी के साथ, और इसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अटैच होता है कहाँ पे? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो है ये किस सेक्शन के तहत बनता है? 107 क्लॉज 1 के तहत।
जो हमारे पास बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, चिल्ड्रन होम किसके द्वारा एस्टेब्लिश मेंटेन होता है? अरे कहाँ गए बच्चों, इधर आओ। कहता है कि चिल्ड्रन होम किसके द्वारा एस्टेब्लिश या मेंटेन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, चिल्ड्रन होम की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेगी, फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या कंसेप्ट रह गया। चिल्ड्रन कोर्ट किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश होते हैं, तो हमने बताया था सीआरसीपी 2005। अब लोग कहेंगे सीपीसी है या सीआरपीसी है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सीपीसीआर ही है। ठीक है, और पॉक्सो है। ओके, और अगर ये नहीं है तो कौन आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कौन कौन इंक्लूडेड है, चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, एसएए, फिट फैसिलिटी। कोर्ट क्या है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट एंड सिटी सिविल कोर्ट। ठीक है, याद रखनी है ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए। हम्म, चलिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है चाइल्ड को फिजिकल पनिशमेंट देना। इसमें पेन डेलिबरेटली इन्फ्लिक्ट किया जा सकता है। पनिशमेंट ऑफेंस के रेट्रीब्यूशन मतलब बदले में, डिसिप्लिन में, रिफॉर्म के पर्पज से दी जा सकती है। ठीक है, किसी भी पर्सन द्वारा चाइल्ड को फिजिकल पेन देना कॉर्पोरल पनिशमेंट कहलाता है। ठीक है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट किस टाइप की पनिशमेंट होती है, ये फिजिकल पनिशमेंट होती है। पेन कैसा होना चाहिए, जो डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टेड होता है, जो दिखता है। ठीक है, पर्पस क्या है, उसके रेट्रीब्यूशन को, डिसिप्लिन रिफॉर्म्स करवाने के लिए उसको थोड़ा बहुत तो देखो पीटा तो जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है, चाइल्ड लाइन सर्विसेज एक 24/7 इमरजेंसी आउटरीच सर्विस होती है, जो चाइल्ड लाइन सर्विस है 225 में। ये क्राइसिस में फेस हुए फंसे हुए, बेसिकली जो क्राइसिस में फंसे हुए बच्चे होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। चाइल्ड लाइन जो एक बेसिकली इमरजेंसी केयर और लॉन्ग टर्म केयर की अ, बच्चे को कनेक्ट करती है बेसिकली चाइल्ड। ठीक है, रिहेबिलिटेशन सर्विस से लिंकेज भी चाइल्ड लाइन का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, चलिए। अब डीसीपीयू एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 106 के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है। याद रखना कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डीसीपीयू किस सेक्शन के अंडर होती है, 106 के अंडर। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। डीसीपीयू किसके सुपरविजन में फंक्शन करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में कौन इंक्लूडेड है, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डीसीपीयू स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 106 के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है। डीसीपीयू जो है जेजे एक्ट और अदर चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डीसीपीयू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में फंक्शन करती है, 2021 के अमेंडमेंट से ऐड किए गए ये। और इसके बाद कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर इंक्लूड होता है हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम साहब। ठीक है, फिट फैसिलिटी क्या होता है, फिट फैसिलिटी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। क्या होता है फिट फैसिलिटी, फिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड वॉलंटरी एनजीओ द्वारा चलाई जा सकती हैं। ठीक है, फिट फैसिलिटी की टेम्पररी, फिट फैसिलिटी चाइल्ड की टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बेसिकली, परमानेंट नहीं लेता। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है ये। ठीक है, और फिट फैसिलिटी को कमेटी या जो बोर्ड है, सेक्शन 51 क्लॉज 1 के तहत उसको, बोर्ड को बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 50 कह रहा हूँ यार, क्या दिमाग हो रहा है, 51 के अंदर बोर्ड हो गया और जो हमारी कमेटी हो गई सीडब्ल्यूसी वाली, ये क्या करते हैं, ये किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिट फैसिलिटी को। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिट फैसिलिटी को रिकॉग्निशन कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है जेजे बोर्ड से, और क्या नाम है इसका, सीडब्ल्यूसी से। ठीक है, चलें। अब ये पूछता है कि फिट पर्सन कौन है। ठीक है, फिट पर्सन कौन है भाई, 228 में कहता है फिट पर्सन कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, उसको हम फिट पर्सन बोलते हैं। जो भी पर्सन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है वो हमारे लिए फिट है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है, ठीक है। फिट पर्पज पर्सन को इंक्वायरी के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। इंक्वायरी होती है पहले बकायदा। कमेटी या बोर्ड इंक्वायरी के बाद फिट पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है। फिट पर्सन चाइल्ड को रिसीव और टेक केयर करने के लिए ऑथराइज होता है, ठीक है। बच्चे को रिसीव कर सकता है, बच्चे की टेक केयर कर सकता है, उसके लिए वो ऑथराइज होता है, ठीक है। ओके, डन है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हीनियस वगैरह आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉस्टर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 229 बात करता है फॉस्टर केयर की। फॉस्टर केयर में चाइल्ड को बायोलॉजिकल फैमिली के अलावा किसी दूसरी फैमिली में रखा जाता है, ठीक है। बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, बायोलॉजिकल फैमिली है नहीं, कहाँ रखें फॉस्टर केयर में। फॉस्टर केयर का पर्पस होता है अल्टरनेट फैमिली बेस्ड केयर प्रोवाइड करना। फॉस्टर केयर का प्लेसमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही करती है, वही उसको भेजती है फॉस्टर केयर में। फॉस्टर फैमिली को सिलेक्ट करना, क्वालिफाई करना, अप्रूव करना, सुपरवाइज करना, ये सब काम किसके हैं? CWC के हैं, ठीक है। गार्जियन की बात करें, 231 में बात की गई है गार्जियन की। गार्जियन जो है वो नेचुरल गार्जियन भी इंक्लूड किया जाता है गार्जियन के अंदर, ठीक है। वैसे आप, अगर आपको पता है, हिंदू फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के गार्जियन आते हैं, डी फैक्टो एंड डी जूरे, है ना। ऐसा ही होता है कुछ। चलिए, और एक नेचुरल गार्जियन भी होता है। चलिए, तो गार्जियन में नेचुरल गार्जियन भी इंक्लूड होते हैं। कमेटी या बोर्ड जिस पर्सन को चाइल्ड को का एक्चुअल चार्ज होल्डर माने, वो भी गार्जियन हो सकता है। तो जिसको मान लो कल को कमेटी सोचती है कि ये बच्चा जो है, इसका एक्चुअल जो होल्डर है, जो जिसको देना चाहिए, ये बच्चा जो होल्डर है, वो उसको गार्जियन हम कह सकते हैं, ठीक है। गार्जियन को रिकॉग्निशन देना, ये कमेटी का काम है या बोर्ड का काम है, और ये करते कब है? प्रोसीडिंग के दौरान, जब प्रोसीडिंग हो रही होती है तब ये डिटरमाइन करते हैं कि गार्जियन कौन है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 233 हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम कहता है कि हीनियस ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट जो है वो कम से कम 7 साल की होनी चाहिए, या इससे अधिक इम्प्रिजनमेंट होती है। तो मतलब कम से कम 7 साल की तो है ही, मिनिमम है ये। जो भी ऑफेंस मिनिमम 7 साल तक जेल की या इम्प्रिजनमेंट की कह सकते हैं सजा देता है, तो वो क्या है? हीनियस ऑफेंस है। मिनिमम पनिशमेंट काउंट होगी, मैक्सिमम नहीं, याद रखना। डेफिनेशन आईपीसी या किसी अदर लॉ पर इक्वली एप्लीकेबल होती है। बीएनएस हो गया आईपीसी का, और कोई अदर लॉस हो सकते हैं, एनडीपीएस या कोई भी, जिसके अंदर मिनिमम 7 साल की अगर सजा है तो वो क्राइम ऑफेंस क्या है? हीनियस है। 235 में बताया गया है जुवेनाइल का मतलब। जुवेनाइल कहता है 18 ईयर से कम का जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल, ठीक है। चाइल्ड की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, है ना। चाइल्ड क्या था? 18 साल से कम का, और ये कह रहा है 18 साल से कम का जो चाइल्ड है वो जुवेनाइल है। मुझे पर्पस नहीं समझ आता। इस एक्ट को समझाने के लिए वर्ड ऐड कर रहे हैं ना, जुवेनाइल, तो जुवेनाइल का मतलब इनको बताना जरूरी है, इसलिए ऐड करते हैं। जिस एक्ट में जुवेनाइल और चाइल्ड दोनों की एज लिमिट बिलो 18 है, ठीक है। चलिए, फोस्टर फैमिली की बात करते हैं। पहले हमने फोस्टर केयर की बात की थी, अब हम बात करते हैं फोस्टर फैमिली की। फोस्टर फैमिली क्या होती है? फोस्टर फैमिली की सुटेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU डिटरमाइन करता है कि किस बच्चे को कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है। फोस्टर फैमिली सेक्शन 44 के अंदर फोस्टर केयर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। 232 कहता है, हमने पहले एक सब सीरीज में पढ़ लिया ना, चलो हम ऐसे पढ़ लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप फोस्टर केयर, अदरवाइज हमको ऐसे पढ़नी थी ये, चलो। ग्रुप फोस्टर केयर सिर्फ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसका ऑब्जेक्टिव फैमिली लाइक केयर और सेंस बिलोंगिंग टू प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये कम्युनिटी बेस्ड और फैमिली लाइक केयर मॉडल होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ये आपको एक दो बार आप वीडियो देखेंगे, आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, आपको ऑप्शन देखते ही क्लिक हो जाएगा। बस आपको इसके रट्टे जरूर लगाने पड़ेंगे कि किसके अंदर क्या दे रखा है। जैसे इंटर कंट्री अडॉप्शन 234 में दे रखा है, ठीक है। तो बस 34 लोग इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए आएंगे, क्योंकि देखो जब शादी करने के लिए लोग जाते हैं तो 100 लोग जाते हैं, तो अडॉप्शन के लिए कम से कम 34 लोग तो जाएंगे। और 2 लोग तो अडॉप्शन करेंगे ही, है ना। 2 लोग तो कम से कम करेंगे, 2 लोग हैं, ये अडॉप्शन 34 लोग को साथ लेके आ रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे करके हमें याद करनी पड़ेंगी। इंटर कंट्री अडॉप्शन का मतलब इंडिया से चाइल्ड का अडॉप्शन है। एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या फॉरेन द्वारा इंडिया के चाइल्ड को अडॉप्ट करके लेके जाना, उसको कहते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। ठीक है। एनडीपीएस क्या है? 236 कहता है इनकी डेफिनेशन जीजे एक्ट में नहीं दी गई है। इनका मीनिंग है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एनडीपीएस एक्ट जिसे हमें बोलते हैं, और उसकी वहां से आपको डेफिनेशंस लेनी है। ठीक है, ये वही सेम चीज है। चलिए, अब देखो फोस्टर केयर क्या होता है, क्या वो अडॉप्शन होता है? नहीं, फोस्टर केयर अडॉप्शन नहीं होता। अगर वो ऐसा होता तो अलग अलग ये डिफाइन ना करते उसको। ठीक है। हिनेस क्राइम जो होते हैं उसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। जुवेनाइल कौन होता है? जो 18 साल से कम का होता है। फोस्टर फैमिली को आइडेंटिफाई डीसीपीयू करता है। ठीक है। फोस्टर केयर का प्लेसमेंट कौन करता है? सीडब्ल्यूसी करता है। और इंटर कंट्री अडॉप्शन भी होते हैं, और फॉरेन अडॉप्टिव पेरेंट्स आते हैं, इंडिया से चाइल्ड लेके जाते हैं। ठीक है। एनडीपीएस का मतलब इन्होंने एनडीपीएस के एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वही बता रखी है। ओके। चलो, 3 स्लाइड रहती हैं, हम फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, डेफिनेशन हमारी कवर हो जाएंगी फिर। ओके, चलिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस बारे में बात करते हैं? एनओसी इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए इशू किया जा सकता है। ठीक है। एनओसी सिर्फ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा इशू करती है। ठीक है। आपसे पूछा है कि एनओसी कौन इशू करता है? एनओसी सिर्फ कारा इशू करती है। ठीक है। कौन करती है? कारा। एनओसी का पर्पस क्या है? इंटर कंट्री अडॉप्शन है, याद रखना। एनओसी अगर मैं आपसे पूछूं कि एनओसी कौन करेगा, तो कारा ही करेगी। ठीक है। चलिए, नोटिफिकेशन का मतलब है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट दोनों में वैलिड होती है। नोटिफाई का मतलब गैजेट में पब्लिश करना। यार ये कोई बातें हैं, कोई डेफिनेशन है ये तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ऐसे पूछा जा सकता है भाई किस में कौन सी है, बस इतना ही है। ओपन शेल्टर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको। ओपन शेल्टर सेक्शन 43 के क्लॉज 1 के अंडर दिया गया है। ओपन शेल्टर चिल्ड्रन के लिए फैसिलिटी है। एक बात आपको और बताता हूँ, यूट्यूब पे जितने भी वन शॉट है, हार्डली कोई ऐसा टीचर होगा जिसने ये सारी सारी डेफिनेशन करवाई होंगी आपको। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। यू नेवर नो इंपॉर्टेंट क्या है। हरियाणा एडीए जैसा एग्जाम ने सारे टीचर्स को इस डिलाइमा में डाल दिया है कि अब वो बच्चों को ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पीसीएस से दूसरा पीसीएस सीखता है। हरियाणा इतने टफ पेपर नहीं बनाता था, वो दिल्ली से बनाने लगा। अब इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दिल्ली को तो बहुत पीछे छोड़ दिया इसने। दिल्ली तो स्टैंड ही नहीं करता इसके सामने। मैं कहता हूँ हरियाणा जुडिशरी बहुत इजी है हरियाणा एडीए से। ये तो सरकार की इंटेंशन नहीं है लगाने की, या सरकार के मन में कुछ और है। चलो, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। 241 पे हम बात कर रहे हैं ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर सेक्शन 43 के क्लॉज 1 के अंडर एस्टेब्लिश किया जाता है। ओपन शेल्टर चिल्ड्रन के लिए एक फैसिलिटी है। किस प्रकार की? स्टेट गवर्नमेंट खुद या एनजीओ जो होती हैं, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके थ्रू एक ओपन शेल्टर एस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना कि ओपन शेल्टर भले खुल जाए, सरकार की मर्जी से खुल जाए, रजिस्ट्रेशन इसका होना मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, 238 के अंदर हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन की। एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है, बिल्कुल। एनआरआई 1 ईयर से ज़्यादा अधिक समय से अब्रॉड रिसाइड कर रहा होना चाहिए। ठीक है, बाहरले देश में रह रहा है। इंडियन पासपोर्ट प्लस अब्रॉड 1 ईयर, तो उसको हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई कौन है? एनआरआई वो है जो 1 साल से ज्यादा से इंडिया के बाहर रह रहा है और उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंस इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है। अच्छा, ओपन शेल्टर 43 के क्लॉज 1 में है। और ऑब्जर्वेशन होम कहाँ पर है? ऑब्जर्वेशन होम है मेरे भाई 47 के 1 में। ठीक है। कहाँ है? 47 के 1 के अंडर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सेम वही चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप, एनजीओ ये यूज कर सकती है। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, सेम, बिल्कुल सेम, बस इतना ही है कि वो 47 के 1 में, वो 43 के 1 में। ठीक है। 42 बात करता है कि ऑर्फन कौन है। और ऑर्फन होता है भाई नॉर्मल भाषा में जिसके माँ बाप नहीं होते बेचारे के, जिसका कोई नहीं होता। ऑर्फन वो चाइल्ड है जिसके बायोलॉजिकल या एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं हैं। ठीक है। लीगल गार्जियन ना हो तब भी चाइल्ड ऑर्फन होता है। अब ये बात याद रखना, अगर किसी बच्चे का लीगल गार्जियन नहीं है तब भी वो बच्चा क्या होता है? ऑर्फन ही कहलाता है। लीगल गार्जियन केयर लेने को विलिंग ना हो तब भी चाइल्ड ऑर्फन कहलाता है। उसका जो लीगल गार्जियन है वो है तो, पर वो विलिंग नहीं है कि उसकी केयर कर ले, तो भी वो ऑर्फन ही है। ठीक है। होते हुए मर गया वो उसके नाम का। ठीक है। लीगल गार्जियन केयर देने में कैपेबल ना हो
तब भी चाइल्ड ऑर्फन ही है। ठीक है, चलिए। 243 ओसीआई, ओसीआई सिटीजनशिप 1955 के अंडर रजिस्टर्ड पर्सन को होता है। ओसीआई का रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग होता है। चलिए, 244 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या बात कर रहा है? ये पीआईओ की किसी लीनियंट असेंटेंट का इंडियन नेशनल होना जरूरी है। ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बेसिकली इंडियन ओरिजिन तो होना, इंडियन नेशनल होना तो जरूरी है। पीआईओ के पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू पीआईओ कार्ड, एक पीआईओ कार्ड होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो होना आवश्यक है। ठीक है, 44 तक होगी, 60 हमारी हैं, हम कर लेंगे इसको, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अल्ट्रा शॉर्ट पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। कहाँ गई? हीरा। एनओसी कौन देता है? कारा देती है इंटर कंट्री एडॉप्शन में। एनआरआई कौन होता है? इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा बाहरले देश में रह रहा है, अब्रॉड में। नोटिफिकेशन क्या होती है? ऑफिशियल गैजेट में छपती है। ऑब्जर्वेशन 47 में, और ओपन शेल्टर 43 में सेम है। वॉलंटरी एनजीओ वगैरह को यूज करके रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऑर्फन क्या है? जिसके पेरेंट्स नहीं है, गार्जियन नहीं है, अनविलिंग है गार्जियन, अगर लीगल गार्जियन है, इनकेपेबल है देने के लिए। ओसीआई कौन है? सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट के तहत है। पीआईओ क्या है? लीनियर असेंडेंट इंडियन होना चाहिए, पीआईओ का कार्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एनओसी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, गलत। एनओसी कारा करती है। एनआरआई इज इक्वल टू फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नहीं। एनआरआई मतलब इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा बाहर रह रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ 43 में आता है, नहीं 47 में आता है। ओपन शेल्टर 47 में आता है, नहीं ये 43 में आता है। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल करेंगे आपको पेपर में। ऑर्फन सिर्फ पेरेंट्स की डेथ होने पर ही होता है, नहीं। लीगल जो गार्जियन है अगर वो भी अनविलिंग दिखा रहा है अपनी केयर करने के लिए, इनकेपेबल हो रहा है या फिर केयर नहीं कर रहा, तो भी। ओसीआई और पीआईयू सेम होते हैं, नहीं। ओसीआई सिटीजनशिप 1955 से होता है, पीआईयू जो है लीनियंट असेंडेंट उसका इंडियन होता है, और उसके पास कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। पेटी ऑफेंस कौन से होते हैं? पेटी ऑफेंस वो ऑफेंस हैं जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की ही है, मैक्सिमम ही 3 साल तक की है, तो वो पेटी में आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स होनी चाहिए। डेफिनेशन आईपीएस, आईपीसी, बीएनएस या और किसी भी लॉ के अंदर अप्लाई हो सकती है। क्लासिफिकेशन मैक्सिमम पनिशमेंट के किसी बेसिस पे होगी। ठीक है, और ये डन है आपका। हिनियस क्राइम में बताना, 7 साल से ज्यादा। ठीक है, चलिए। 246 बात करता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है पुलिस लॉकअप या जेल। ठीक है, ये सेपरेटली एस्टेब्लिश या ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स के साथ अटैच हो सकता है, बिल्कुल। प्लेस ऑफ सेफ्टी में सीसीएल को बोर्ड या चाइल्ड कोर्ट के ऑर्डर से रखा जाता है। प्लेस ऑफ सेफ्टी में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को बोर्ड से या फिर चिल्ड्रन कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर से रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ सेफ्टी पुलिस लॉकअप या जेल तो नहीं ही होता। ठीक है, लेकिन उससे अलग होता है, सेपरेटली एस्टेब्लिश किया जाता है अलग से। इंक्वायरी के दौरान भी प्लेस ऑफ सेफ्टी का यूज किया जा सकता है, जब इंक्वायरी हो रही है तब भी उस बच्चे को वहां रखा जा सकता है, सीसीएल को। गिल्टी पाए जाने के बाद रिहैबिलिटेशन के दौरान भी प्लेस ऑफ सेफ्टी का यूज होता है, और प्लेसमेंट पीरियड और पर्पस जो है बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, चलिए। 247 बात करता है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड, चलिए, जहां एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड लिखा हो वहां रूल्स रेफर किए जाते हैं। चलिए, 248 आ गया। प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की 1958 के अंदर होती है, 1958 के एक्ट के अंदर होती है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, और लीगल लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डीसीपीयू जिसे हम बोलते हैं, भी प्रोबेशन ऑफिसर माना जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर ऑफ डीसीपीयू, उसको हम प्रोबेशन ऑफिसर ही मानते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है, इसको एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट इसकी जो प्रोविजन ऑफ अवेंटर्स एक्ट है उसके अंदर होती है। एक्ट कब का है? 1958 का है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स। प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स वही पर्सन या पर्सन्स होते हैं जो सेक्शन 57 के अंदर
अडॉप्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, जो बच्चे को गोद ले सकते हैं, जिनके अंदर सारी फुलफिलमेंट करते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। लेकिन ये किस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं? 57 के अंदर। ठीक है। 50 बात करता है पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन जेजे एक्ट में अलग से नहीं दी गई। पब्लिक प्लेस क्या है? जेजे एक्ट नहीं बताता। ये कहता है कि पब्लिक प्लेस का मतलब आप उठाओ कहाँ से? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 से। उसके अंदर जो पब्लिक प्लेस का मतलब लिखा है वो सेम जेजे एक्ट के अंदर आपको उठा के ले आना है। ठीक है। चलो, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड का मतलब होता है रजिस्टर्ड का रेफरेंस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एजेंसी और फैसिलिटीज से है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन 41 के अंदर होता है, सेक्शन 41 के अंदर। ऑब्जर्वेशन होम हो गया, स्पेशल होम हो गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गया, चिल्ड्रन होम हो गया, ओपन शेल्टर हो गया। जबको हमने पढ़ा कि इन सबको स्टेट गवर्नमेंट वॉलेंट्री एनजीओ से भी करवा सकती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो ये सब क्या कह रहे हैं कि फिट फैसिलिटी इस डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ द्वारा मैनेज इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल केयर प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म भी करते हैं और लॉन्ग टर्म भी करते हैं। ठीक है। चलो भाई, ये लास्ट पेज है हमारा, लास्ट स्लाइड है, और इसको हम फटाफट खत्म करते हैं और हमारा क्या हो जाएगा फिर? कंप्लीट डेफिनेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 252 के अंदर रिलेटिव की बात की गई है। अडॉप्शन के पर्पस के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन 252 में दी गई है। रिलेटिव में उन सब पैटर्नल अंकल आंट, मैटरनल अंकल आंट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पापा, चाचा वगैरह हो गए, चाची वगैरह होगी, और मामा हो गए, मामी होगी, दादा दादी हो गए, और नाना नानी हो गए। ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ब्रदर सिस्टर कजन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ब्रदर सिस्टर या कजन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ब्रदर सिस्टर जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे रिश्तेदार नहीं है। हमारे रिश्तेदार हैं चाचा, चाची, ताऊ ताई, और बुआ वगैरह। ठीक है। और जो मामा मामी हो गए, ठीक है, मौसी होगी, मौसा हो गए, और ये क्या कहते हैं, सो दादा दादी और नाना नानी। ठीक है। डन है। चलिए, 53 क्या बात करता है? 53 बात करता है किसकी? स्टेट एजेंसी का मतलब है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कारा, तो ये है सारा, सारा कारा। सारा को स्टेट गवर्नमेंट 67 के अंडर स्टेब्लिश करती है, और रिलेटेड मैटर जो है, अडॉप्शन से रिलेटेड जो मैटर है, वो ये डील करती है सारी। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सीरियस ऑफेंस की। हमने हीनियस पढ़ ली है जिसके अंदर 7 साल मिनिमम है, पेटी पढ़ ली जिसके अंदर 3 साल मिनिमम है। पढ़ते हैं सीरियस ऑफेंस क्या है। सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन 2021 में अमेंडमेंट के सब्स्टिट्यूट हुई है। मिनिमम पनिशमेंट कहता है कि भाई देखो, मिनिमम पनिशमेंट जो है 3 साल से ज्यादा बट 7 साल से कम, वो सीरियस ऑफेंस हो गए। मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल और मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब ना हो तो 7 साल से कम हो, वो सीरियस ऑफेंस है। डेफिनेशन आईपीसी बीएनएस वगैरह जो भी है उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। चलो, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एसजेपीयू, पीयू, एसजेपीयू पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, पुलिस यूनिट है। एसजीपीयू पुलिस फोर्स की स्पेशल यूनिट होती है जो चिल्ड्रन के मैटर को हैंडल करती है। डिस्ट्रिक्ट, सिटी या रेलवे पुलिस में भी एसजीपीयू डेजिग्नेट होते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 107 हमें बताता है। ठीक है। चलिए, बात करते हैं स्पेशल होम्स की। स्पेशल होम जो है वो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए होते हैं। ठीक है। सिर्फ ऑफेंस प्रूव होने के बाद बोर्ड जो है ऑर्डर करते हैं, बोर्ड के ऑर्डर से बेसिकली चाइल्ड को स्पेशल होम भेजा जाता है। विदाउट बोर्ड के ऑर्डर से हम इसको नहीं भेज सकते, ये बात याद रखनी है। स्पेशल होम का जो पर्पस है वो हाउसिंग प्लस रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होता है। स्पेशल होम स्टेट गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड एनजीओ के द्वारा एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका सेक्शन 48 के अंदर होता है। ठीक है। ठीक है भाई, कहते हो थोड़ा सा पानी पी लो। पीडीएफ मिलेगी इसकी टेलीग्राम में। ठीक है।
स्पेशल होम्स ये हमने बात कर ली। स्पॉन्सरशिप की बात कर लें 258 में। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है सप्लीमेंट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है चाइल्ड की मेडिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट नीड्स को सफिशिएंट फुलफिलमेंट करना उसका। स्पॉन्सरशिप फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए अब इस साइड के पढ़ लेते हैं थोड़े से, फिर लास्ट की दो रह जाएंगी। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एसएए। एसएए हमने अभी तक कितनी पढ़ ली? सीडब्ल्यूसी पढ़ ली हमने, क्या पढ़ा? कारा पढ़ा, सारा पढ़ा हमने, एसएए पढ़ लिया। एसएए क्या कहता है? ये अडॉप्शन एजेंसी जो है अडॉप्शन पर्पस के लिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 65 में है। किससे डील करती है? ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर चाइल्ड्स रखे जाते हैं इसके अंदर। कमेटी के ऑर्डर से चाइल्ड को एसएए के अंदर रखा जाता है। स्पेशल होम्स में किसके ऑर्डर से रखा जाता है? बोर्ड के ऑर्डर से। ठीक है, एसएए स्टेट गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज एनजीओ द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, की जा सकती है बेसिकली। 59 में बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट बात करता है यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर कौन है? यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट आर्टिकल 239 के अंदर अपॉइंट करता है। चलिए ठीक है, चलो अब दो डेफिनेशन रहेगी 60 और 61। सरेंडर सरेंडर चाइल्ड क्या होता है? सरेंडर चाइल्ड को पेरेंट्स या गार्जियन कमेटी के सामने रिलिंक्विश करता है। ठीक है, कमेटी के सामने पेरेंट्स या गार्जियन कहते हैं कि हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते, हम इसको सरेंडर कर रहे हैं। रीजन क्या है? फिजिकल, इमोशनल या सोशल फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि हम हमारे कंट्रोल से बाहर है ये चीजें, हम नहीं कर सकते। ये जोड़े हाथ। चाइल्ड को सरेंडर डिक्लेयर करने वाला पावर किसके पास है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सीडब्ल्यूसी के पास है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन क्या है 61 के अंदर? जो भी वर्ड्स डिफाइन नहीं है उनका मीनिंग अदर रेलिवेंट एक्ट से लिया जा सकता है। क्रॉस रेफरेंस प्रिंसिपल जो है सेक्शन 2 क्लॉज 61 में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम ट्रैप 2 मिनट का, एक 30 सेकंड का भी नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। रिलेटिव जो है उसके अंदर ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होते। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, ग्रैंड फादर, मैटरनल वाले ग्रैंड मदर और ये फादर मदर जो हैं वो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड के। सारा 69 में, एसजेपीयू 107 में स्पेशल होम सीसीएल ऑर्डर करता है बोर्ड पे। ठीक है, सीसीएल प्लस बोर्ड ऑर्डर। ठीक है, एसएए के अंदर अडॉप्शन, ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर चाइल्ड। स्पॉन्सरशिप अडॉप्शन के लिए नहीं होती और उसकी इक्वल नहीं होती। सरेंडर चाइल्ड डिक्लेयर करता है कौन? सीडब्ल्यूसी। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और मज़ा आया होगा पढ़ के, है ना? अच्छा है यार, इतना बुरा नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है क्या सब्सक्राइब, ठीक है, तो क्या करना है आपको? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।